से करते हैं। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में ऐसे कौन है जिन्हें उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है? मेरा मतलब है ऐसे पौधे जो जमीन पर तो रहते हैं लेकिन अपने जीवन का सबसे जरूरी काम यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए उन्हें पानी में वापस जाना पड़ता है। ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें पौधों के विकास की कहानी के बिल्कुल शुरुआती चैप्टर में ले जाता है। ये पौधे हैं ब्रायोफाइट्स। मेंढक की तरह ही ये जमीन और पानी के बीच की एक कड़ी हैं। जमीन पर रहने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पानी से अपना नाता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए हैं। तो आज हम इन्हीं पौधों की कहानी को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बायोलॉजी की किताबों के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन है इन वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे छिपी एवोल्यूशन की रोमांचक कहानी को बाहर निकालना। हम ब्रायोफाइट्स से शुरू करेंगे और फिर उनके अगले कदम यानी टेरिडोफाइट्स तक जाएंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ पौधों के बारे में नहीं है, ये धरती पर जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक की कहानी है। चलिए इन पहले साहसी पौधों ब्रायोफाइट से ही शुरू करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जैसे मॉस या लिवरवुड्स हमें अक्सर नम, ठंडी, छायादार जगहों पर दिखते हैं। पत्थरों पर, पुरानी दीवारों पर एक हरी मखमल की चादर की तरह। इन्हें जमीन पर उगने वाले पहले पौधे माना जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हम इन्हें सच में जमीन का पौधा कह सकते हैं? अगर वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर इतने निर्भर थे तो वे तो बस ग्लोरीफाइड शैवाल हुए जो किसी तरह जमीन पर आ गए थे। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहीं पर उनकी खासियत छुपी है। उनकी शारीरिक बनावट शैवाल से कहीं ज्यादा विकसित है। उनके पास जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं, जो उन्हें चट्टान या मिट्टी पर पकड़ बनाने में मदद करती हैं। लेकिन हाँ, उनमें असली जड़ें, तना या पत्तियां नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उनके पास पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं था। वो है उनका जीवन चक्र, उनका लाइफस्टाइल। इसमें 2 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। 2 पीढ़ियां एक साथ? ये तो किसी फैमिली ड्रामा जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, ब्रायोफाइट का जो मुख्य पौधा हमें दिखता है वो है पहली पीढ़ी। वैज्ञानिक भाषा में इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है और इसका मुख्य काम है मेल और फीमेल सेल्स बनाना। ठीक है, तो ये पेरेंट जनरेशन हुई। हाँ, अब जो मेल ऑर्गन है एंथेरिडियम, वो हजारों तैराक यानी मेल गैमेट्स पैदा करता है और यही पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। इन तैराकों को तैरकर फीमेल ऑर्गन यानी आर्केगोनियम तक पहुंचना होता है, जहां अंडा इंतजार कर रहा होता है। बिना पानी की एक पतली परत के ये सफर नामुमकिन है। और जब वे मिल जाते हैं तब दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है। बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उससे दूसरी पीढ़ी विकसित होती है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये डिप्लॉयड होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरी पीढ़ी यानी स्पोरोफाइट कभी भी अपने पेरेंट यानी गैमेटोफाइट को नहीं छोड़ती। मतलब? वो एक बच्चे की तरह हमेशा उसी से जुड़ी रहती है और खाने पीने यानी पोषण के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर रहती है। वाह! मतलब एक ही पौधे पर पेरेंट और बच्चा एक साथ रह रहे हैं और बच्चा पूरी तरह पेरेंट पर डिपेंडेंट है। ये तो वाकई अनोखा है। तो इस बच्चे यानी स्पोरोफाइट का क्या काम है फिर? स्पोरोफाइट का एकमात्र मकसद है स्पोर्स बनाना। ये अपने अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है जो हवा में बिखर जाते हैं, और जब कोई स्पोर सही नम जगह पर गिरता है तो उससे वापस पहली पीढ़ी यानी गैमेटोफाइट का जन्म होता है और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। तो भले ही ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ना हो, पर ये तो एक तरह से प्लैनेट बिल्डर्स हुए। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इन्होंने जीवन की शुरुआत की। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, प्लैनेट बिल्डर्स। मॉस लाइकेन के साथ मिलकर नंगी चट्टानों पर बसने वाले पहले जीव होते हैं। वो धीरे धीरे एसिड्स छोड़कर चट्टान को तोड़ते हैं और जब वो मरते हैं तो उनके अवशेष मिट्टी की पहली पतली परत बनाते हैं। उन्होंने हजारों लाखों साल लगाकर बड़े पौधों के लिए जमीन तैयार की। और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। हाँ, और स्फैग्नम नाम का एक मॉस तो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकता है, इसलिए उसे पैकिंग मटेरियल से लेकर ईंधन तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर भी 2 मुख्य ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस। इनमें क्या फर्क है? क्या ये बस अलग-अलग दिखने वाले कजिन्स हैं? ये कजिन्स तो हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी जीने की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। लिवरवर्ट्स जैसे मार्केंशिया अक्सर ज्यादा गीली जगहों पर मिलते हैं। शॉर्टकट।
इवोल्यूशन में शॉर्टकट भी होते हैं? हाँ, एक तरह से। इनमें अलैंगिक प्रजनन के लिए छोटे छोटे कप जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें जेमा कप कहते हैं। जेमा कप, ये तो किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है कि पौधे के ऊपर छोटे छोटे कप उग रहे हैं और उनमें से क्लोन निकल रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है। इन कपों के अंदर हरे रंग की कलियां बनती हैं, जिन्हें जेमा कहते हैं। बारिश की बूंदें जब इन कपों में गिरती हैं तो ये जमा छलक कर बाहर निकल जाते हैं, और जहां भी गिरते हैं वहां एक नया पौधा बन जाता है। ये अपनी आबादी तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और मॉस, उनका तरीका इससे अलग कैसे है? हमारे स्रोतों में प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज जैसी बातों का जिक्र है। मॉस का जीवन एक फिल्म की तरह है, जिसमें एक इंटरमिशन आता है। अच्छा। जब मॉस का स्पोर जमीन पर गिरता है तो वो सीधे मॉस का पौधा नहीं बनाता। पहले वो एक पतले हरे धागे जैसा जाल बिछाता है, जो देखने में किसी शैवाल जैसा लगता है। अच्छा। इसी जाल को प्रोटोनीमा कहते हैं। ये बस एक शुरुआती स्टेज है, एक तरह का ट्रेलर। अच्छा, तो असली पौधा बाद में आता है? हाँ, असली पौधा, जिसे लीफी स्टेज कहते हैं, वो इसी धागे के जाल से एक कली की तरह फूटता है। अच्छा। और इसी लीफी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। एक और बड़ा फर्क ये है कि मॉस का स्पोरोफाइट यानी बच्चे वाली पीढ़ी लिवरवर्ट्स के मुकाबले ज्यादा विकसित होता है। अच्छा। उसके पास स्पोर्स को दूर दूर तक फैलाने के लिए एक ज्यादा उन्नत मैकेनिज्म होता है। तो ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर पहला कदम तो रख दिया, लेकिन वो अभी भी एक पैर पानी में रखे हुए थे। एवोल्यूशन की कहानी में अगला हीरो कौन था जिसने इस पानी की बेड़ियों को तोड़ने की पहली कोशिश की? यहीं पर एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की। इनमें फर्न और हॉर्सटेल जैसे पौधे आते हैं। ये एवोल्यूशन के असली गेम चेंजर्स थे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज विकसित कर ली थी जो ब्रायोफाइट्स के पास नहीं थी, एक अंदरूनी पाइपलाइन सिस्टम। आप वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं? ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? ये क्रांतिकारी बदलाव था। सोचिए, जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से खींचकर पौधे की ऊंचाई तक ले जाने वाली पाइपलाइन है, और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन है। इस सिस्टम ने पौधों को 2 सुपर पावर्स दी। सुपर पावर्स? पहली, वो अब जमीन से काफी ऊंचे उठ सकते थे, सूरज की रोशनी के लिए मुकाबला कर सकते थे। दूसरी, वो पानी को अपने अंदर स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, जिससे वो थोड़ी सूखी जगहों पर भी जिंदा रह सकते थे। और जीवन चक्र में भी एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। ब्रायोफाइट्स में मुख्य पौधा गेमिटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में कहानी पलट गई। यहाँ मुख्य पौधा स्पोरोफाइट है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब जो बड़ा पत्तियों वाला फर्न का पौधा हम देखते हैं, वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। और जो पेरेंट पीढ़ी यानी गेमेटोफाइट थी, वो बहुत छोटी, दिल के आकार की एक अगोचर सी संरचना बनकर रह गई, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। 1 मिनट, तो इन्होंने जमीन पर रहने के लिए इतना बड़ा अपग्रेड तो कर लिया, पाइपलाइन सिस्टम बना लिया, ऊंचे हो गए, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन की समस्या हल हुई? क्या उन्हें अब पानी की जरूरत नहीं थी? नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी सीमा थी, उनका अकिलीज हील। मुख्य पौधा भले ही बड़ा और मजबूत हो गया हो, लेकिन उनका छोटा नाजुक गेमेटोफाइट अभी भी ब्रायोफाइट्स की तरह ही था। उस पर जो मेल गैमेट्स बनते थे, उन्हें फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए आज भी पानी में तैरना पड़ता था। मतलब शरीर तो मॉडर्न बना लिया, लेकिन आदतें पुरानी ही रहीं। इसी वजह से फर्न भी हमें ज्यादातर नम और छायादार जगहों पर ही मिलते हैं, रेगिस्तान में नहीं। ठीक यही बात है। उन्होंने जमीन पर विजय पाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई, लेकिन वो पानी की अपनी निर्भरता से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए। लेकिन इन्हीं टेरिडोफाइट्स में से कुछ ने एक ऐसे आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था जो भविष्य में पौधों की दुनिया में क्रांति लाने वाला था। और ये वही आइडिया है जिसे हमारे स्रोतों में बीज स्वभाव का अग्रदूत या प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कहा गया है। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये टेरिडोफाइट्स की कहानी का क्लाइमैक्स है, और शायद पौधों के एवोल्यूशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, होमोस्पोरस। लेकिन सेलाजिनेला और साल्विनिया जैसे कुछ एडवांस टेरिडोफाइट्स ने एक नई रणनीति अपनाई। वो 2 अलग-अलग तरह के स्पोर्स बनाने लगे। 2 तरह के? हाँ, एक छोटा माइक्रोस्पोर जो मेल गेमेटोफाइट बनाता था, और एक बड़ा मैक्रोस्पोर जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता था। ठीक है, तो मेल और फीमेल स्पोर्स, इससे क्या फर्क पड़ा? सबसे बड़ा यूरेका मूवमेंट छिपा है। इन पौधों में जो बड़ा वाला यानी फीमेल स्पोर था, वो मुख्य पौधे से अलग नहीं हुआ। उसने मुख्य पौधे पर रहते हुए फीमेल गेमेटोफाइट बनाया। अच्छा, तो वो जनक पौधे को छोड़कर नहीं गया? बिल्कुल नहीं।
और फिर जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, तो उससे जो नया भ्रूण यानी एम्ब्रियो विकसित होना शुरू हुआ, वो भी माँ यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मुख्य पौधे पर ही हुआ। सोचिए, पौधे ने पहली बार पेरेंटल केयर का कॉन्सेप्ट अपनाया। क्या बात है। उसने अपने भ्रूण को दुनिया में अकेले भेजने के बजाय उसे अपने पास रखा, सुरक्षा दी और तैयार हो रहा पोषण दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में पालती है। भ्रूण को बाहरी खतरों से सुरक्षा मिली और एक निश्चित पोषण का स्रोत भी। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। ये एक वैचारिक क्रांति थी। अपने भ्रूण को इस तरह सहेज कर रखना ही बीज स्वभाव यानी सीड हैबिट की शुरुआत थी। ये एक असली बीज तो नहीं था, लेकिन ये बीज बनाने की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसी एक छोटे से बदलाव ने भविष्य के पौधों यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए रास्ता खोला। तो आज हमने पौधों के विकास की एक शानदार यात्रा की। शुरुआत हुई ब्रायोफाइट से, जो जमीन के पहले साहसी खोजकर्ता थे, लेकिन पानी से अपनी निर्भरता की जंजीरों में बंधे थे। फिर आए टेरिडोफाइट्स, पहले इंजीनियर्स जिन्होंने अंदरूनी पाइपलाइन बनाकर जमीन पर ऊंचा उठने का सपना पूरा किया। उन्होंने जीवन चक्र को भी पलटा और स्पोरोफाइट को मुख्य पीढ़ी बनाया। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर उनकी निर्भरता उनका अधूरा सपना रह गई। और अंत में हमने देखा कि कैसे कुछ टेरिडोफाइट्स ने पेरेंटल केयर के क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया, जिसने भविष्य में बीज के विकास की नींव रखी। बिल्कुल, और बीज ने ही पौधों को अपनी अगली पीढ़ी को बेहतर सुरक्षा, पोषण और दूर दूर तक फैलने का एक ऐसा जरिया दिया, जिसकी वजह से आज हम उन्हें धरती के हर कोने में देखते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। टेरिडोफाइट्स बीज बनाने के दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाए, और वो पानी पर अपनी यौन निर्भरता से भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। तो अगला विकासवादी नवाचार क्या रहा होगा, जिसने पौधों को इस जलीय निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर दिया और बीज जैसी अद्भुत संरचना को हकीकत में बदल दिया? वो कौन सी रणनीति थी जिसने पौधों को पृथ्वी का असली शासक बना दिया? नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत।